नमस्कार। एक शेर अर्ज है, वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। ये शेर उस वक्त लिखा गया था जब अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के हिमायती नहीं थे, बाद में बन गए, ठीक है। लेकिन ये शेर आज भी लागू होता है मौजूदा हालात पर। मैं अभी खबरें देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एक रैली में, बूथ अध्यक्ष रैली, हमने पहले कभी नहीं सुना था, बूथ अध्यक्ष रैली वालों को बता रहे थे कि हम बंगाल की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप क्या हैं भाई? आप तो चुने हुए भी नहीं हैं, राज्यसभा के मेंबर तो हैं। क्या राज्यसभा में या लोकसभा में लोग इसलिए भेजे जाते हैं कि अगर वो केंद्र सरकार चला रहे हों तो किसी ऐसे राज्य की जो उन्हें पसंद ना हो, या जहाँ पर उनका अपना इरादा हो वर्चस्व जमाने का, कब्जा जमाने का, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या डेमोक्रेसी यही होती है, ईंट से ईंट बजाना? और बूथ अध्यक्ष क्या होता है? बूथ मैनेजमेंट बार बार जोर दिया जा रहा है। क्या कहीं बूथ लेवल पर हमें हिंसा तो नहीं देखने को मिलेगी आने वाले चुनाव में? हम सोच रहे हैं कि किस मुद्दे पर लेकर जाएंगे, किस तरफ लेकर जाएंगे चुनाव को। हमें कल तक तो यकीन था कि क्योंकि नौकरी के फ्रंट पर कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, 2 करोड़ नौकरियों के वायदे के बावजूद, स्मार्ट सिटीज़ नहीं बनी, जो जो वादे किए थे, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, जो जो भी वादे किए थे वो उसमें दिखाने को कुछ नहीं है। लिहाजा फोकस सारा राम मंदिर की तरफ जाएगा। लेकिन कल विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया कि राम मंदिर का मुद्दा हम 4 महीने के लिए टाल रहे हैं, यानी चुनाव के बाद होगा राम मंदिर का मुद्दा। अगर राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं होगा, दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? हिंदू मुसलमान, दंगे फसाद। अब विश्व हिंदू परिषद जो है, मेरे दोस्त है रमाशंकर सिंह, आप चांसलर रहे हैं एटीएम यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद एक आनुषंगिक संगठन है, माने एक एलाइड बॉडी है आरएसएस की, ठीक है। जैसे बजरंग दल है, जैसे और भी इनके जो संगठन हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो संघ के कहने पर ही पूरी तरह चलता है। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी भी संघ नियुक्त करता है। इनके अधिकारियों की अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी आरएसएस वाले ही करते हैं। कहने को हर जगह किसी न किसी चुनाव का नाटक हो जाता है, लेकिन जो फाउंट है वो संघ है, आरएसएस है, वही विश्व हिंदू परिषद, वही बजरंग दल और जो बाकी और दूसरे भी ऐसे संगठन हैं जगह जगह पर, वो सब आरएसएस के तहत ही आते हैं। जो आरएसएस का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो बीजेपी है, ठीक है। तो कहने को विश्व हिंदू परिषद ने अभी 2 महीने से राम मंदिर आंदोलन जोर से उठाया। जगह जगह पर संत सम्मेलन हुए थे, आपको याद होगा। जगह जगह पर अभी हाल ही में संत सम्मेलन हुए, बहुत ही गर्म, बहुत ही उग्र, बहुत ही भड़काऊ बातें हुई। और जब बीजेपी और आरएसएस के बीच ये तय हो गया कि अभी मंदिर बनना मुमकिन नहीं है, तो बड़े ही आराम से सारे आंदोलन को टाल दिया कि लोकसभा चुनाव तक ये मांग नहीं उठाई जाएगी। अब अगर कोई गैर बीजेपी सरकार आती है, जिसकी संभावना बननी शुरू हो रही है, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव के बाद उठाया जाएगा, भड़काया जाएगा? हम इस पर भी जिक्र करेंगे। चुनाव तो होके रहेंगे, होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद के जो चैलेंजेस हैं हमें उस पर निगाह डालनी चाहिए अभी से ही। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि अगर कोई गैर बीजेपी सरकार आई तो ये आंदोलन दोबारा से तेज़ होगा, और यानी बीजेपी और यानी संघ और विश्व हिंदू परिषद की सरकार आए तो कोशिश होगी कि सरकार को परेशानी में डाले बगैर कोई रास्ता उस वक्त निकाला जाए जब उसका असर भविष्य के चुनावों पर हो सके। अब एक तो यकीन करना चाहे तो कर लीजिए, हम तो नहीं करते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ बातें जो फैलाई जाती हैं, एक बात फैलाई जाती है कि जो आरएसएस है वो राजनीतिक संगठन नहीं है। अब हम इतने भोले भी नहीं हैं कि इस बात को मान जाएं। आप में से जितने लोग भोले हैं, यू आर फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू एग्री विद दिस कि आरएसएस
पॉलिटिकल संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है। दूसरा, आरएसएस को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस बात को भी मानना चाहते हैं, ये गोली भी चूसना चाहते हैं, ये लॉलीपॉप भी लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तीसरा, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, चुनाव में किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर ये सच है तो स्मृति ईरानी की येल डिग्री भी सच है और प्रधान सेवक की एमए इन पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी सच है, अगर कहीं मिल जाए तो। चौथा, राम मंदिर आस्था का विषय है। आस्था माने जो मेरा अकीदा है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरा यकीन है कि राम का जन्म इसी जगह पर हुआ था। ये आस्था का विषय है, ये विज्ञान का विषय नहीं है, ये पुरातत्व का विषय नहीं है, ये इतिहास का विषय नहीं है। अभी ये ही तय नहीं हुआ कि राम पुरुष की योनि में आए थे या भगवान बनाया उनको, अभी तो ये तय नहीं हुआ, ये भी तय होना बाकी है। बहरहाल राम मंदिर आस्था का विषय है, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए बात को भी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, भोली बात कह रहे हैं, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर का कोई भी प्रभाव, वैसे आपको बता दें, ये हमारा भी मानना है और लोगों का भी मानना है, जितना मर्जी रट लगाते रहें राम मंदिर और हिंदुओं की आस्था और इतिहास हमारा ये गवाह है, दक्षिण भारत परवाह नहीं करता है। दक्षिण भारत के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर इस्लाम कब आया था। वैसे 711 ईस्वी में आया था, लेकिन ये लोग 800 साल कहते हैं। मुगल 1526 में आए थे, लोधी भी आया था, स्लेव डायनेस्टी भी थी, वो सब नहीं मालूम। मुगल मीन्स इस्लाम। तो इस तरह की बुद्धि, इस तरह की समझ लेकर जब लोग आगे बढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं और भी जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और उत्तर भारत में भी हिंदी भाषी इलाकों के कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, खासकर दक्षिण भारत में ये नहीं माना जाता कि मुगलों की जो अत्याचारों की बातें हैं और ये है वो है, उनका उस पर कोई असर पड़ा, क्योंकि बीजापुर से आगे मुगल साम्राज्य बड़ा ही नहीं। ठीक है, मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि एक केरल वासी ने कहा है कि आपकी दिवाली, आपकी होली, आपका करवा चौथ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे त्यौहार अलग हैं, ओणम हैं, दूसरे त्यौहार हैं, हमारे जो भगवान हैं वो गुरुवायूर हैं। तो इस तरह की दरार ये डाल रहे हैं। साथ में कह रहे हैं बंगाल की सरकार का कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर ये राम मंदिर उछाल भी देते तब भी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी बेरोजगार नौजवान, उनको राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये हमारी चुनौती है, आप उछाल लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा भी चला के देख लीजिए, देखते हैं कितने वोट आपको मिलते हैं। पूरे देश में सारा माहौल बर्बाद करके रखा हुआ इस वक्त, नफरत का, विद्वेष का, टॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं, जहरीलापन फैला हुआ है। बहरहाल इसमें एक बात तो है, जो एक राजनीतिक संदेश ये है कि अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तो जो जितने भी एनडीए के बाकी पार्टनर्स हैं उनको ये संदेश चला गया है, जो राम मंदिर के मुद्दे के साथ बीजेपी के विरुद्ध हैं या बीजेपी के साथ नहीं है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, उनको ये संदेश चला गया है कि अब राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। यानी हमें खुद भी भरोसा नहीं है कि 2014 में जो हमारी जितनी सीटें आई थी 282 या 286, हमारे पास उतनी आएंगी। हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप में से बहुतों की शर्त है कि राम मंदिर को मुद्दा ना बनाया जाए, हम नहीं बना रहे हैं। एक तो ये कंसीडिंग द डिफीट और कंसीडिंग द फैक्ट कि जो 2014 में जितने नंबर आए थे भारतीय जनता पार्टी के अकेले, वो नहीं आ रहे हैं। दूसरे मुद्दा ये नहीं है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा। आने वाले चुनाव में वही होगा जो जनता चाहेगी। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी उसके इर्द गिर्द उसके सहयोगी आ जाएंगे, कुछ महागठबंधन से भी आ जाएंगे अगर एनडीए होता है, कुछ अगर कांग्रेस होती है, यूपीए होती है, तो कुछ वहाँ उधर भी चले जाएंगे। सरकार तो बनेगी ही। चिंता की बात यह है कि सरकार बनने के बाद क्या होगा। सरकार बनने के बाद क्या होगा, जो भी नई सरकार होगी उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना होगा। पिछले 5 साल हमने रैलियों में देखे, इवेंट्स में देखे, बढ़ चढ़कर बोलने में देखे, ले देकर भारत की सारी राजनीति, 132 करोड़ लोगों के देश की राजनीति ले देकर रॉबर्ट वाड्रा पर सिमट आई है।
ले देकर वही कांग्रेस, वही बीजेपी आपस में तू मैं पर सिमट आई है। भारत का किसे ख्याल नहीं है, जहां पर 1 करोड़ और 10 लाख नौकरियां सिर्फ पिछले साल दिसंबर तक ही जा चुकी थीं, और ये पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। भारत एक जवान देश है, यहाँ 65% के करीब लोग, उनकी उम्र 35 साल से कम है। उनकी नौकरियां अगर चली जाएं, जो चली गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से, लाखों छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हुए, छोटे छोटे कारखाने बंद हुए। प्रधान सेवक रोते रहें, गाते रहें कि मैं देखना चाहता हूँ छोटे छोटे कारखानों का जाल फैलना चाहिए। अरे आपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो आपने खुद मार ली। जो चल रहे थे छोटे छोटे कारखाने, उनको बंद कर दिया। इनफॉर्मल जो इकॉनमी है हमारी, उसकी समझ तक नहीं थी आपको। उसमें से आपने ऑलमोस्ट लगभग 84% कैश निकाल लिया, जैसे कि हर कैश ब्लैक होता है। करोड़ों लोग वापस अपने गांव में गए। मनरेगा पर और जोर पड़ा, मनरेगा के लिए और फंड्स की मांग की गई। जिस मनरेगा की आप हंसी उड़ाते थे, उसी के ज़रिए आपको लोगों को वहाँ काम देना पड़ा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, CMI की फिगर्स हैं, 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां तो 2018 में गई दिसंबर तक, ठीक है। उसके अलावा इन 1 करोड़ 10 लाख नौकरियों में से जो एक साल में गई, करीब 83% यानी 91,40,000 नौकरियां गांव के इलाकों में गई, रूरल एरियाज में गई। और CMI के डेटाबेस के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, जो उनका नाम है इस डेटाबेस का, इसमें जो सैंपल साइज था वो 1,58,000 परिवारों पर सर्वे किया गया था, ठीक है। अब आप आगे देखिए। मूडीज़ एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसको बड़े शौक से हमारे विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी कोट करते हैं। उसकी एक साख है दुनिया में कि भारत की रेटिंग्स क्या हैं, इसको किस हद तक उधार दिया जा सकता है, या क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं। यहाँ पर भारत नीचे लगातार आता जा रहा है पिछले 4.5 साल से, 4.25 साल से। मूडी का कहना है कि फिस्कल स्लिपेज जो हो रही है, हमारे पास डेटा नहीं है, सरकार डेटा देने को तैयार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देने को तैयार नहीं, कितने सुसाइड हुए फार्मर्स के, किसानों के, उसका डेटा देने को तैयार नहीं। RTIs को रोका जा रहा है, फिजूल खर्ची ज़बरदस्त हो रही है, सरकारी नौकरियां फ्रोज़न हैं। फिस्कल स्लिप और उसके अलावा जो टैक्स कट दिए जा रहे हैं, अब जो झुंझुने थमाए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम ना लिया गया हो इंटरिम बजट में, जो किसी काम का नहीं है वैसे, क्योंकि नई सरकार आएगी, वो मई में दूसरा बजट पेश करेगी पूरा। बहरहाल, तो उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग नीचे आने का डर है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कोई ऐसा प्लान अनाउंस नहीं किया गया है कि उनको और पैसा दिया जाएगा, जबकि सुना जा रहा है बहुत अरसे से। उसके अलावा जो रेटिंग एजेंसी है, उसने ये भी कहा है कि रियल एस्टेट जो है, ज़मीन जायदाद संपत्ति वगैरह, उसके लिए कुछ हालात बेहतर होते दिख रहे हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस, तेल और गैस की जो कंपनियां हैं, उनका हाल ख़राब होने जा रहा है। ये सब तब होगा, ये अगले साल जब नई सरकार आएगी, उसको झेलना पड़ेगा ये सब। तो उसकी तैयारी क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति ये, अरे बंद करिए रॉबर्ट वाड्रा को, अगर उसने गलत किया तो। 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, इसी वायदे पर आप आए थे, हाँ, क्यों नहीं किया बंद आपने। बहरहाल, उसके अलावा हफिंगटन पोस्ट है, उसका ये कहना है कि 2025 तक, सिर्फ 6 साल बाद, करीब 20 करोड़ भारतीय नौजवान बेरोजगार होंगे। अब सब के सब पकौड़े नहीं तलेंगे, सब के सब स्वरोजगार नहीं करेंगे, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होगी, जो अभी भी माना जा रहा है कि जितनी योग्यता है उसके मुताबिक नौकरी उनको नहीं मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें क्राइम भी बढ़ेंगे, लूटमार भी बढ़ेगी। इसकी तरफ भी नई सरकार को ध्यान देना होगा। उसके बाद ये जो सरकार की जो रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेसो रिपोर्ट, जिसको सरकार दे नहीं रही थी, दिसंबर में आ गई थी, सरकार नहीं दे रही थी, जिसके विरोध में जो एक्टिंग चेयरमैन थे डॉक्टर मोहनन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको एक्सेस कर लिया, उसकी और CMIE की रिपोर्ट
और दोनों की मेथडोलॉजी एक सी है। उनका भी यही कहना है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी 6.1% 2017-18 में देखी गई। ये इनका लेबर फोर्स सर्वे PLFS कहता है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने हमें बताया है। तो वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, जो ना समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। आने वाली सरकार के लिए मुद्दे बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। विदेशों से हमारे जो, खासकर पड़ोसी देशों से हमारे जो रिश्ते हैं, सबसे 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 मतलब बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जहां हम एक मिनी सुपर पावर होने का दम भरते थे, और वहां देख लीजिए हमारा सामाजिक ताना बाना हो, जितनी नफरत उसमें फैलाई गई है। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि आने वाली सरकार जिसकी बन जाए, कोई ढोल बजाना या हार डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत मुश्किल साल हैं आने वाले चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजों के बाद, 26 मई 2019 के बाद। नमस्कार। पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।